मंजिलों से मिलते हैं, सिलसिले सिलसिलों से मिलते हैं। अब जरा आपकी तालियां उड़ जाए, मैं कवि का खंड ख शुरू कर रहा हूं। पांव कब मंजिलों से मिलते हैं, सिलसिले सिलसिलों से मिलते हैं। कॉलेज में मिलती होंगी डिग्रियां, तजुर्बे महफिलों से मिलते हैं। कॉलेज, आपकी तालियां कमजोर रह गई सर, हमें जरा भड़बड़ाहट की तालियों की उम्मीद है। आइएगा, मैं इस कवि सम्मेलन को वाणी वंदना हो चुकी है और शौर्य के कवि सम्मेलन को शौर्यम नाम दिया गया है। शौर्य का एक तेजस्वी हस्ताक्षर जो खुद सेना में रहे हैं, मैं उन्हीं नरेश भाई को जो कोटा से हमारे बीच में हैं। यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति, ये हिंदुस्तान का पौरुष बोलता है। यहां सैनिक सीखता है लोरियों में राष्ट्रभक्ति, शौर्य पौरुष का यहां संदेश देती मातृशक्ति। यहां की वीरांगना रण की महत्ता जानती है, वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। वीर के बलिदान को सौभाग्य अपना मानती है। उन सौभाग्यशाली क्षणों को जिसने सरहदों पर जिया है, बाद में वो कलमवीर बन गए। ऐसे बहुत प्यारे लाडले मेरे बहुत पुराने दोस्त मंचों के भाई नरेश निर्भीक को, पहले कवि को जो खंड ख का हो गया है, सब बजाएं एक बार जोरदार तालियां भाई नरेश जी के लिए। मित्रों, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और एक मेरे छोटे भाई, लेकिन पद में बड़े हैं, कवि भी बड़े हैं, भाई संजय झाला। तो दोस्तों, कहना चाहता हूं, मुझे सेना में उन लोगों के साथ कार्य करने का, सेवा करने का अवसर मिला। आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी की रियल स्टोरी है, जिन्होंने लोंगेवाला सेक्टर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। और परमवीर चक्र विजेता सूबेदार बाना सिंह साहब, जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था, उनके साथ कार्य करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तब कहता हूं कि जिनके साहस, शौर्य, पराक्रम का पग पग पर लेखा है, उन वीर बांकुरे बेटों को मेरी आंखों ने देखा है। ताली बजाते रहिए। और कहता हूं कि मेरी कलम चला करती है वीरों की उस टोली पर, मेरी कलम चला करती है वीरों की उस टोली पर। खून की होली खेल रही जो दिवाली और होली पर, हमने इस दिवाली केवल उनके दीप जलाए हैं जो सीमा पर गए थे लेकिन लौट के घर न आए हैं। उन्होंने देश के कल की खातिर अपना सब कुछ खोया है। ये भी एक सैनिक है, ये सब लिखते लिखते रोया है। हम सब अपने घरों में हैं, हम सब अपने घरों में हैं और चैन से घर में लेटे हैं। जो सीमा पर खड़े हुए हैं वो भी किसी के बेटे हैं, जो सीमा पर खड़े हुए हैं वो भी किसी के बेटे हैं। और कहता हूं, मैंने वो जीवन जिया है, मैंने वो जीवन जिया है, तब जाकर ये माने हैं उन बेटों की कुर्बानी से बढ़कर ना कुर्बानी है, उन बेटों की कुर्बानी से बढ़कर ना कुर्बानी है। कि अपना मन तो ये कहता है, अब खुल कर के बोले हम, भारत चीनी संबंधों को समय तुला पर तोले हम। वो भारत के हर मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाता है, पूरी दुनिया जान चुकी वो भारत से भय खाता है, पूरी दुनिया जान चुकी वो भारत से भय खाता है। उसके आतंकी संबंधों को दुनिया ने माना है, लेकिन उस गिरगिट को हमने अब तक ना पहचाना है। वेनेजुएला में हम उसको खलते हैं तो खलने दो, मालदीव में भी उसकी चालों को अब ना चलने दो, मालदीव में भी उसकी चालों को अब ना चलने दो। लंका को लेके भारत के मन में क्यों आशंका है, लंका को लेके भारत के मन में क्यों आशंका है, लंका को लेके भारत के मन में क्यों आशंका है। पूरी दुनिया में जब भारत की ताकत का डंका है, पूरी दुनिया में जब भारत की ताकत का डंका है। चाऊ माऊ से मिलने पर भारत को क्या हासिल है, वो नेपाली गुरखाओं को भड़काने में शामिल है। ड्रैगन खुद ही फंसा हुआ है अपने घर के झगड़ों में, अपना भारत शामिल है अब दुनिया भर के अगड़ों में, अपना भारत शामिल है अब दुनिया भर के अगड़ों में, अपना भारत शामिल है अब दुनिया भर के अगड़ों में। 1 इंच भूमि भी भारत की ना अब खो सकते हैं, 1 इंच भूमि भी भारत की ना अब खो सकते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई कभी नहीं हो सकते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई कभी नहीं हो सकते हैं। कहता हूं
कि वो दुनिया को मौत बांटने वाला एक अपराधी है। क्या मांस की जरूरत पड़ती थी हमको इतनी? क्या कर दिया दुनिया का कि वो दुनिया को मौत बांटने वाला एक अपराधी है, औरों की धरती पर वो नजरें रखने का आदी है। वो दुनिया को मौत बांटने वाला एक अपराधी है, औरों की धरती पर वो नजरें रखने का आदी है। दक्षिण चीनी सागर में भी सब पर धौंस जमाता है, वियतनाम के द्वीपों को भी वो अपने बतलाता है, वियतनाम के द्वीपों को भी वो अपने बतलाता है। भारत की अधिकृत धरती पर उसकी गुंडागर्दी है, भारत की अधिकृत धरती पर उसकी गुंडागर्दी है। जो भारत का दुश्मन है उससे उसकी हमदर्दी है। ड्रैगन मान नहीं देता है औरों की संप्रभुता को, ड्रैगन मान नहीं देता है औरों की संप्रभुता को। लामा अब तक ना भूले हैं तिब्बत वाली पशुता को, लामा अब तक ना भूले हैं तिब्बत वाली पशुता को। तिब्बत वाली बर्बरता के मुद्दे को जिंदा कर दो, तिब्बत वाली बर्बरता के मुद्दे को जिंदा कर दो। पूरी दुनिया के मंचों से ड्रैगन की निंदा कर दो, पूरी दुनिया के मंचों से ड्रैगन की निंदा कर दो। तिब्बत वाली बर्बरता के मुद्दे को जिंदा कर दो। ऐसा भीषण हमला हो ड्रैगन की चूने हिल जाए, ऐसा भीषण हमला हो ड्रैगन की चूले हिल जाए, ऐसा भीषण हमला हो ड्रैगन की चूले हिल जाए। महाशक्ति बनने के सपने सब मिट्टी में मिल जाए, महाशक्ति बनने के सपने सब मिट्टी में मिल जाए। आओ हम सब मिलकर अरुणाचल और सिक्किम चलते हैं। दलाई लामा जी को जाने से रोक रहा कि आओ हम सब मिलकर अरुणाचल और सिक्किम चलते हैं, जहां पे चीन की आंखों में भारत के सैनिक खलते हैं। वो अरुणाचल की धरती पर अपनी आंख गड़ाता है, कभी कभी लद्दाख की सीमा में भी वो घुसाता है। डोकलाम में भारत से भिड़ना उसकी कमजोरी है, भूटानी धरती की चोरी और फिर सीना जोरी है। उसके जितने भी दुश्मन हैं उन सबको तैयार करो। उसकी 18 देश से लड़ाई चल रही है विनीत भैया, कि उसके जितने भी दुश्मन हैं उन सबको तैयार करो, उसके जितने भी दुश्मन हैं उन सबको तैयार करो। बोने को और बोना कर दो ऐसा भीषण वार करो, बोने को और बोना कर दो ऐसा भीषण वार करो। गूंगे बहरे नहीं बनो अब तो अपने मुंह को खोलो, बोयर कश्मीर पर बोले तुम भी तिब्बत पर बोलो, बोयर कश्मीर पर बोले तुम भी तिब्बत पर बोलो। वो भारत का क्या कर लेगा अब तो उसको हटा दो, वो भारत का क्या कर लेगा अब तो उसको हटा दो। हांगकांग और ताइवान में एक चिंगारी भड़का दो, हांगकांग और ताइवान में एक चिंगारी भड़का दो। जिस दिन अपनी अग्नि बीजिंग की दूरी को नापेगी, जिस दिन अपनी अग्नि बीजिंग की दूरी को नापेगी, चीनी धरती की तो छोड़ो दुनिया थर थर कांपेगी, चीनी धरती की तो छोड़ो दुनिया थर थर कांपेगी। चीन की आंखों में आंखें अब डाल के कहना होगा कि चीन की आंखों में आंखें अब डाल के ये कहना होगा 62 वाला नहीं भारत अवध में रहना होगा, 62 वाला नहीं भारत अवध में रहना होगा। भारत कल की महाशक्ति है भूल न जाना मर्यादा, भारत कल की महाशक्ति है भूल न जाना मर्यादा। परमाणु बम की ताकत है क्या थोड़ी और क्या ज्यादा, भारत माता नहीं डरेगी बीजिंग वाले चूजों से। बौनी सोच को जीने वाले आंखों के उन सूजों से, बौनी सोच को जीने वाले आंखों के उन सूजों से। आंखों के उन सूजों की दीवार तोड़ दी जाएगी, आंखों के उन सूजों की दीवार तोड़ दी जाएगी। जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। कि वो भारत के बाजारों से ही तो माल कमाता है और उस पैसे के बल पर फिर भारत को धमकाता है। वो भारत के बाजारों के बल पर ही तो जिंदा है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत की करता निंदा है। अब उसकी औकात बता दो और उसके भ्रम को तोड़ो, अब उसकी औकात बता दो और उसके भ्रम को तोड़ो। पूरे भारत में ही चीनी उत्पादों से मुंह मोड़ो, पूरे भारत में ही चीनी उत्पादों से मुंह मोड़ो। अब ना काम चलेगा झूठे वादों से और नारों से, चीनी माल का करो सफाया भारत के बाजारों से। जिस दिन भारत अपनी शक्ति का एहसास कराएगा, जिस दिन भारत अपनी शक्ति का एहसास कराएगा, उस दिन दुनिया से चीनी धंधा चौपट हो जाएगा, उस दिन दुनिया से चीनी धंधा चौपट हो जाएगा। भारत माता की एक प्यारी सी बच्ची इधर बैठी है, मैं उसकी मासूमियत को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जिसे
किसी छोटे बच्चे को कक्षा के बाहर बैठा दिया हो और वो बार बार कह रहा हो सर मुझे अंदर ले लो ना, मैं बाहर गया कब तक बैठे रहूंगी। इसकी मासूमियत को लोकेश भैया शेर मुझे याद आ गया है, जरा आपके जीवंत कर दो। बालिका बड़ी डरी हुई है, गर्म आंसू थम गए हैं उसके गोरे गाल पर, कर्ज बढ़ता जा रहा है अब मेरे रूमाल पर। आपकी तालियां आई नहीं जो आनी चाहिए। मैंने उसकी मासूमियत पर जो मैंने से कहा है, गर्म आंसू थम गए हैं उसके गोरे गाल पर, कर्ज बढ़ता जा रहा है अब मेरे रूमाल पर। तो मैं उस रूमाल का कर्ज अदा कर रहा हूं। वो प्यार की मोहब्बत की शायरा हैं, गीतकारा हैं। आइएगा इस ईश्वर को एहसास देने वाली इस मासूम कवित्री मेहर माही को बुला रहा हूं, जो बांसवाड़ा मेहर आई हैं। कृपया आए, आप उसके लिए तालियां उत्साह भरी बजाइएगा। वंदे मातरम। साथियों, माननीय अध्यक्ष महोदय और उपस्थित सभी अतिथिगणों से मैं अनुमति चाहती हूँ, बिना किसी भूमिका के मैं अपनी बात रखती हूँ, आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। मेरा मन है एक गीत का मैं निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। सुनिएगा। रंग बिरंगे फूलों वाला, रंग बिरंगे फूलों वाला देश है हिंदुस्तान, ए भारत तुझे सलाम, ए भारत तुझे सलाम। रंग बिरंगे फूलों वाला देश है हिंदुस्तान, ए भारत तुझे सलाम, ए भारत तुझे सलाम। भीनी भीनी खुशबू से जो, भीनी भीनी खुशबू से जो सबकी लुभाए जान, ए भारत तुझे सलाम, ए भारत तुझे सलाम। छल और कपट की हर गठरी को गंगा से पावन कर लो, छल और कपट की हर गठरी को गंगा से पावन कर लो, और मन को दर्पण कर लो, और मन को दर्पण कर लो। हर मानव के भीतर सोया, हर मानव के भीतर सोया जागे मनुष्य महान, ए भारत तुझे सलाम, ए भारत तुझे सलाम। रंग बिरंगे फूलों वाला देश है हिंदुस्तान, ए भारत तुझे सलाम। और हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। इस धरती से खुशबू आती गीता और कुरान की, इस धरती से खुशबू आती गीता और कुरान की। ईश्वर इसमें रसते बसते धरती ये रहमान की, ईश्वर इसमें रसते बसते धरती ये रहमान की। चंदन और लोबान की, चंदन और लोबान की। इस धरती से खुशबू आती गीता और कुरान की, ईश्वर इसमें रसते बसते धरती ये रहमान की। चंदन और लोबान की, चंदन और लोबान की। जब भी जन्म मिले दोबारा, जब भी जन्म मिले दोबारा, चाहूं हिंदुस्तान, ए भारत तुझे सलाम, ए भारत तुझे सलाम। और अंतिम चार पंक्तियों से मैं विराम लूंगी आज की, सुनिएगा। मंच पर कहीं बात हो रही थी, वहीं पर मैंने लिखने की कोशिश की है, सुनिएगा। रंग बिरंगी गुलदस्ता है, रंग बिरंगी गुलदस्ता है ये हम सब का बसेरा है, रंग बिरंगी गुलदस्ता है ये हम सब का बसेरा है। ना केसरिया तेरा है, ना रंग हरा ही मेरा है, मेरा मजहब हिंदुस्तानी है, पूरा तिरंगा मेरा है।
इसे कहते हैं कम बॉल पर शतक बनाना। आजकल हमारी महिला टीम अच्छे पराक्रम दिखा रही है, तो हमारी छोटी बच्चियां जिस तरह पराक्रम दिखा रही है, इस गुड़िया में भी उतना ही प्यारा पढ़ा। आप सबकी आशीष भरी तालियां उसके मस्तक तक पहुंचनी चाहिए। अब जो 3 कवि बचे हैं, मैं खुद इनका श्रोता हूं। मैं जब मंच पर बैठता हूं, मैं इन तीनों को सुनने के लिए बैठता हूं। और इनमें से 2 कवि तो वो हैं जिनके ऑटोग्राफ मैं लिया करता था कॉलेज के दिनों जब कभी होते थे। आज जब कभी हम और संजय भ्रम पालते हैं कि हमने तालियों के पहाड़ खड़े कर लिए हैं, तो वरुण चतुर्वेदी जैसे, इकबाल जी जैसे बड़े लोग हमें एक शेर नजर कर देते हैं, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। ये कौन लोग हैं? पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। तो ये जो पुराने लोग हैं, अपने हुनर से कश्तियां पार करी हैं, बड़े दरिया पार करे हैं। हम बड़े दूर बैठे हुए देखते रहते हैं कि इन खिवैयों की पतवारों को लहरों के साथ कैसे खेलना आ गया। हम उसी क्रम में हैं। मैंने कहा जिन 3 कवियों को सुन रहा हूं, अब मैं उन्हें श्रोता की हैसियत से सुन रहा हूं, एक संचालक की हैसियत से नहीं। श्रद्धेय वरुण चतुर्वेदी जी उनमें से एक हैं, और मेरे नहीं, मेरे पिता के मित्र हैं। मैं उन्हें सादर उसी श्रद्धा के साथ आमंत्रित कर रहा हूं जैसे चचा को बुलाया जाता है। आप जोरदार तालियां श्रद्धेय वरुण चतुर्वेदी के लिए। जवानी तो रहन हमने फकत परिवार में रख दी, क्या बात है। हृदय की वेदना हर एक कलम की धार में रख दी। ये बढ़ती उम्र है इसने कहा हमसे, तो हमने अब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ एक मुक्तक के माध्यम से। ये मेरी कामना है कि राम करे अब शांत देश के सारे दंगे हो जाएं। राम करे अब शांत देश के सारे दंगे हो जाएं। तन मन धन से भारतवासी एकदम चंगे हो जाएं। जनगण मन में हर जन जन की प्रीति बढ़े, विश्वास बढ़े। जो भी लोग तुरंगे हैं वे लोग तिरंगे हो जाएं। जनगण मन में हर जन जन की प्रीति बढ़े, विश्वास बढ़े। जो भी लोग तुरंगे हैं वे लोग तिरंगे हो जाएं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अक्सर ऐसा देखते हैं, होता है, ये अनुभूतियों पर आधारित कविता पढ़ रहा हूं, मुझे मुक्त है मेरी, कि कोई निज दान गाता है, कोई एहसान गाता है। किसी ने एहसान कर दिया तो पता नहीं कब तक चर्चा चलेगी उसकी। कोई निज दान गाता है, कोई एहसान गाता है। जो है धनवान वो हरदम ही अपनी शान गाता है। मगर ये गान सारे उस समय लगते बहुत बोने, जहां कोई बिछाती ठोक हिंदुस्तान गाता है। जहां कोई भी, एक गजल के कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ, वाणी को विराम दूंगा। 3 मिनट अभी विनय जी को दे रहे हैं मुझे, इसलिए मेरी पसंदीदा गजल है कि ये तन्हाइयां अब नहीं जीने देंगी। ये तन्हाइयां अब नहीं जीने देंगी। ये रुसवाइयां अब नहीं जीने देंगी। मेरे हर तरफ रहते हैं उनके साए। मेरे हर तरफ रहते हैं उनके साए। ये परछाइयां अब नहीं जीने देंगी। ये परीक्षा। और एक विशेष निवेदन करता हूं, कह देते हैं आदमी क्या देवता है, अक्सर कह देते हैं लोग। एक शेर निवेदन करता हूं कि मुझे आपने देवता कह दिया क्यों। मुझे आपने देवता कह दिया क्यों। ये ऊंचाइयां अब नहीं,
ये ऊंचाइयां मेरे कान में वो तेरा गुनगुनाना, मेरे कान में वो तेरा गुनगुनाना, ये शहनाइयां अब नहीं जीने देंगी। और गजल का आखिरी शेर कहता हूँ, मक्ता तो नहीं है गजल का, जैसे वो कह रहे थे सिंदल जी, मक्ता ही मान लो, मक्ता ही कर देता हूँ कि सभी कह रहे हैं वरुण तुम हो अच्छे, सभी कह रहे हैं वरुण तुम हो अच्छे, ये अच्छाइयाँ अब नहीं जीने देंगी, ये अच्छाइयाँ अब नहीं जीने देंगी, ये तन्हाइयाँ अब नहीं जीने देंगी। ये पुराने लोग हैं, इन्हें मालूम है कि चावल कितनी देर में पक जाता है। हम लोग लगे रहते हैं घोटा लगा लगा के, पका के नहीं पका के, इस चक्कर में कई बार हांडी फोड़ देते हैं हम। लेकिन अच्छी बात है, जिसका जितना अनुभव है उसी से अपना काम निकाल लेता है। देना पड़ा है जब भी हमें कोई उदाहरण, संजय भैया, देना पड़ा है जब भी हमें कोई उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा ही उदाहरण। जब किसी कवि शायर की पंक्तियां उसका परिचय हो जाएं तो समझ लीजिए कि वो कवि, उसकी कविता उसके नाम से ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं आपको, और मेरा दावा है कि कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। मैं परिचय नहीं दे रहा हूं और उसके बाद उसे बुला लूंगा। मैं उसके बाहों के दायरे में हूं। अब सुन लेना, आपने, मैं दावा कर रहा हूं आपने ऐसा शेर सुना न होगा। उसके बाहों के दायरे में हूं, धड़कनों के मुशायरे में हूं। और ये शेर है डॉक्टर कविता किरण जी का। फालना से हमारे बीच में आई है, प्यार और मोहब्बत के, ये गौरी जी ने लिख के दिया होगा इनको इतना बढ़िया शेर। इनके कई गीत फिल्मों में भी आए हैं, बहुत बेहतरीन। मैं थ्रिल हो जाता हूं जब इनको सुनता हूं। देश की महनीय कवित्री बहन इस गजलकारा हमारे बीच में है, मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। फालना से हमारे बीच में है डॉक्टर कविता किरण। एक बार जोरदार ताली। हम सभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि 1.5 साल के लॉकडाउन के बाद, लगभग 1.5 साल का लॉकडाउन, उसके बाद में आज़ादी का ये अमृत आज हमें भी चखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरी नज़र में कविता क्या है और ये कविता किरण आपको बताना चाहती है, सुनिएगा। कविता का कोई भाषा, धर्म, मजहब नहीं होता है। तब ये 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। कि हिंदी का बोल हूँ मैं ही उर्दू जबान हूँ, हिंदी का बोल हूँ मैं ही उर्दू जबान हूँ, गीता का श्लोक हूँ मैं आयते कुरान हूँ, मैं हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ, मैं हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो कुछ मुक्तक मैं इसी विधा के आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं अपनी विधा पर आऊँगी। ये आज़ादी हमने बहुत ही मुश्किल से पाई है। हम लोग जानते हैं कितने ही सैनिकों का बलिदान इसमें हुआ है, कितने ही शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तब मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि करें हर घर को फुलवारी, हर एक कूचा चमन कर लें, करें हर घर को फुलवारी, हर एक कूचा चमन कर लें, बहारों से सजा गुलशन चलो अपना वतन कर लें, लहू देकर जिन्होंने अपना आज़ादी की कीमत दी, चलो हम आज उन सारे शहीदों को नमन कर लें, चलो हम आज उन सारे
शहीदों को नमन कर लें। और बंद पढ़ती हूँ सैनिकों के, जब सैनिकों की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं तब एक मुक्तक मैंने लिखा है। यहाँ पर सैनिक हमारे पीछे मौजूद भी हैं। एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ, देखिएगा कि वतन की आन है सैनिक, वतन की शान है सैनिक, वतन के नाम पर हर वक्त ही कुर्बान है सैनिक। हिमालय की तरह तन कर खड़ा है वो जो सरहद पर, हिमालय की तरह तन कर खड़ा है वो जो सरहद पर। वो हिंदुस्तान का रक्षक हमारी जान है सैनिक, वो हिंदुस्तान का रक्षक हमारी जान है सैनिक। और करे जो सिंह सा गर्जन, तनी जिसकी रही गर्दन। सैनिक के सम्मान में एक मुक्तक और हाजिर करती हूँ कि करे जो सिंह सा गर्जन, तनी जिसकी रही गर्दन। वतन के वास्ते जिसने किया कुर्बान तन मन धन, लगा कर जान की बाजी जो हमको दे रहा जीवन, लगा कर जान की बाजी जो हमको दे रहा जीवन। किरण सीमा के प्रहरी का करे हम लाख अभिनंदन, किरण सीमा के प्रहरी का करे हम लाख अभिनंदन। तो सीमा के उस सजग प्रहरी का हम सभी मिलकर लाख लाख अभिनंदन करते हैं। किसान की बात करती हूँ, आपको शहर से गांव की यात्रा कराना चाहती हूँ और हाजिर करती हूँ कि तुम मेरे गांव की दोपहर देखना, रोशनी में धुला मेरा घर देखना, तुम मेरे गांव की दोपहर देखना। स्वागत स्वागत सर, इजाजत चाहती हूँ। हाँ, कमिश्नर साहब का मैं अपने मंच परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ कि तुम मेरे गांव की दोपहर देखना, रोशनी में धुला मेरा घर देखना, धूप को ओढ़ कर बूंद की खोज में चल के नंगे कदम रेत पर देखना, तुम मेरे गांव की दोपहर देखना। और बंद देखिएगा, आपको लगेगा कि गांव का चित्र आपकी आंखों के सामने साकार हो गया है कि वो उधर देखना खेत का जोतना और चहकता सपन घट इधर देखना, उड़ते आकाश में पंछियों की झलक, पानी में तैरते जानवर देखना, डगमगाती हुई बैलगाड़ी के संग कच्ची पगडंडियों का सफर देखना, तुम मेरे गांव की दोपहर देखना। और बंद हाजिर करती हूँ विनीत जी, देखिएगा कि शहरों में जो सौंदर्य होता है वो ब्यूटी पार्लर का मोहताज होता है, लेकिन गांव का जो सौंदर्य होता है वो नैसर्गिक सौंदर्य होता है। तब ये बंद पढ़ती हूँ, देखिएगा जब्बार साहब, रमेश शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे गीत लिखे हैं जमीन से जुड़े हुए, उनको समर्पित करती हूँ पंक्तियाँ। देखिएगा, आपने भी किसी लड़की का जिक्र किया है कि तितलियों को पकड़ती हुई लड़कियाँ रोटियां सेकती आंच पर देखना, तितलियों को पकड़ती हुई लड़कियां रोटियां सेकती आंच पर देखना, चूड़ियों की खनक पायलों की छनक राह तकती पिया की नजर देखना, घूंघटों में छुपे अनगिनत चांद और अनगिनत चांद और घूंघटों में छुपे अनगिनत चांद और वो पसीने में तन तरबतर देखना,
गांव में आज भी ये परंपरा है कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर निकलते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। बन पढ़ती हूँ, देखिएगा कि वो बुजुर्गों की चौपाल बरगद तले, घर में महिलाओं की खटपटर देखना, धूप में खेलते बच्चों की टोलियां, कैसे काटे हैं अपनी उम्र देखना। और वो दो पंक्तियां जिनके लिए गांव की खास तौर से पहचान है कि धूप में खेलते बच्चों की टोलियां, कैसे काटे हैं अपनी उम्र देखना, मक्की की रोटियां चटनियां आम की, चटनियां आम की, मक्की की रोटियां चटनियां आम की, प्याज का स्वाद तुम खास कर देखना, तुम मेरे गांव की दोपहर देखना। और गीत का अंतिम मन प्रस्तुत करती हूँ, देखिएगा कि कितनी शक्ति है बापू के आशीष में, क्या है माँ की दुआ का असर देखना, कितनी शक्ति है बापू के आशीष में, क्या है माँ की दुआ का असर देखना, बांट कर शहरीपन अपना गाँव के संग, कैसे होती यहाँ है बसर देखना। और पंक्ति देखिएगा कि ऐ किरण देख कर गाँव की मस्तियाँ, गाँव की मस्तियाँ, ऐ किरण देख कर गाँव की मस्तियाँ, जल ही जाएगा तेरा शहर देखना, मेरे गाँव की दोपहर देखना, धूप में धूप को ओढ़ कर बूंद की खोज में, चल के नंगे कदम रेत पर देखना, तुम मेरे गाँव की दोपहर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कभी सुना है, आजकल पहले होता था कि असली एप्पल रख करके नकली एप्पल बेच दिए जाते थे। आजकल कभी आप एप्पल की दुकान पर जाइएगा, वह नकली एप्पल रखे होते हैं और उनकी आड़ में, नकलियों की आड़ में असली बेचने का प्रयास है। युग, आप जाइए फूल की दुकान पर, वहां पर नकली फूल रखे होंगे बाहर गुलाब के, उनकी आड़ में असली फूल बेचे जा रहे हैं, यानी असली फूल पीछे चले गए। एक ऐसे फूल होते हैं जंगल में जिन्हें वन फूल कहा जाता है, उनके पास कोई ऑर्नामेंट्स नहीं है, उनके पास अपनी खुशबू है, उन्होंने कोई लटके झटके नहीं सीखे, उन्होंने कोई डिजाइन कपड़े नहीं करे। ऐसे एक वन फूल रमेश शर्मा के रूप में हमारे पास में है। उन्होंने कोई कविताओं को ऑर्नामेंट्स नहीं पहनाए, कोई अलंकार छंदों पर मेहनत नहीं करी, जो दिल से निकला वो जो कहते हो वन फूल माली की तरह उन्होंने बेच दिया है। वो वन फूल जो हम जैसे आर्टिफिशियल गुलदस्तों के पीछे खड़ा रहता है, लेकिन असली महक का कवि है। कल आपको कुछ याद रहे न रहे मुझे नहीं पता, अब्दुल अजीज गौरी की तालियां याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, हमारे कुछ लोगों की तालियां याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, लेकिन दिनेश सिंदल के गीत, भाई रमेश शर्मा जी के गीत आपको जरूर याद रहेंगे। बादल जो लब में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। हो सकता है हमारी तालियां बड़ी हो, लेकिन ये लोग बड़े क्यों हैं? बादल जो लब में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। आइए मैं स्वागत करता हूं आदरणीय अमित। मैं दो गीत छोटे छोटे सुनाना चाहता हूं। पुराने गीत हैं लेकिन अभी गांव का गीत हुआ है, मैं फिर आपको अपनी तरह से गांव की बात करना चाहता हूं। आप छोटी सी भूमिका में खाली इतना समझें कि लड़की महानगर की है, लड़का छोटे गांव का है, लड़का शहर में रुकना नहीं चाहता, लड़की गांव आना नहीं चाहती, वो उसे मनाता है शहर में जाकर। वो किस तरह मनाता है, आप इस गीत के साथ जुड़ते जाइए। प्रिय गांव मेरे तू चल, तेरे
शहर में क्या धरा है प्रिय, गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है, वहाँ बोली में है शहद, यहाँ बोतलों में भरा है प्रिय, गाँव मेरे तू चल। बरसात के बहाने समझाता है वो। आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली। आई थी बरसात जो उस दिन तेज हवाओं वाली, आंगन में ही छूट गए थे लोटा चिमटा थाली। दौड़ के तूने बड़े चाव से रखा था जो छत पर, दिन भर झूम के बरसा फिर भी तेरा बर्तन खाली। मेरा सीढ़ीदार कुआं, मेरा सीढ़ीदार कुआं, वहाँ आके मुंह तक भरा है प्रिय, गाँव मेरे तू चल। शहर की हरियाली, गाँव की हरियाली, वो कह रहा है उसे। ना भंवरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती। ना भंवरे ना पवन झकोरे ना तितली ही आती, गमलों में तू फूल खिलाए कैसा सावन लाती। तेरी नरम मुलायम मिट्टी हो न सकी उपजाऊ, गांव के मंदिर पीपल फूटा छेद दीवार की छाती। जहां बंधती है मेरी गाय, जहां बंधती है मेरी गाय, वो ठूठ तक भी हरा है प्रिय, गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में। गांव की लड़कियों का प्रेम देखें आप। पीपल पत्थर पूजे मांगे अच्छे वर की मनौती, भोली लड़कियां देवलोक को दे देती है चुनौती। पीपल पत्थर पूजे मांगे अच्छे वर की मनौती, भोली लड़कियां देवलोक को दे देती है चुनौती। तू है ढूंढती प्रेम वेदना वैलेंटाइन डे में, वो है मानती फाग रंग को अपनी प्रेम बपोती। उनके विश्वास का सोना, उनके विश्वास का सोना, चल देख कितना खरा है प्रिय, गाँव मेरे तू चल। अभी सुंदरता की जो बात हुई, शहरों में सुंदरता को सिद्ध करने के लिए जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती है, उसके दृश्य को ध्यान में रखते हुए आप मेरी बात को सुने। लज्जा जिसकी जितनी ज्यादा ताकी झाकी जाए, वो ही सुंदरी उतनी ज्यादा अंकों आकी जाए। प्रतियोगिता। लज्जा जिसकी जितनी ज्यादा ताकी झाकी जाए, वो ही सुंदरी उतनी ज्यादा अंकों आकी जाए। लिपे पुते मुखड़ों पे लिपे नकली वो मुस्काने, चाल का असली ठुमका भूली आकी बाकी जाए। मेरे गांव में कंडे बीनती, मेरे गांव में कंडे बीनती एक सांवली अप्सरा है प्रिय, गांव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। पंक्तियां देखें आप। गोली तरह तरह की नीली पीली काली खाए, रोग गोरी कैसा तुझको मुझे समझ ना आए। गोली तरह तरह की नीली पीली काली खाए, रोग गोरी कैसा तुझको मुझे समझ ना आए। नाचे चीखे कूदे कापे लगे भले ही भद्दे, भूत मावजी चिमटा पीटे रोग हिरण हो जाए। तुझे सुख में भी नहीं चैन,
तुझे सुख में भी नहीं चैन, वहाँ दर्द भी मस्खरा है। प्रिय गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है। आखिरी पंक्तियां और देख लें आप। शर्करा शब्द का प्रयोग किया मैंने, डायबिटीज से मेरा मतलब है। बढ़िया। दादी का तू नुस्खा ले ले, व्यर्थ दवा अंग्रेजी, फाक बबूत जो मेरी माँ ने बड़े प्यार से भेजी। दादी का तू नुस्खा ले ले, व्यर्थ दवा अंग्रेजी, फाक बबूत जो मेरी माँ ने बड़े प्यार से भेजी। बैठे बिठाए शहर में तेरे कब्ज अपच बेचैनी, थकन घुटन सर दर्द आफरा रक्तचाप में तेजी, वहाँ नेह में है घुली, वहाँ नेह में है घुली, यहाँ देह में शर्करा है। प्रिय गाँव मेरे तू चल, तेरे शहर में क्या धरा है, वहाँ बोली में है शहद, यहाँ बोतलों में भरा है। प्रिय गाँव मेरे तू चल। मैंने कहा था ना, बिल्कुल निश्चित होना जिसे कहते हैं, कविता अजस्र धारा की तरह जहाँ बहे, वहाँ गीत हृदय से निकल रहा होता है, उसे अन्य आवरण की आवश्यकता नहीं है, वो वनफुल है हमारे रवि। एक भावों का गीत मैं चाहता हूँ 10 मिनट के बाद कुछ शिकायत नहीं रहे कि 11 मिनट हो गए, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी से। नहीं ऐसा नहीं, लाड़का नाजायज फायदा थोड़ी उठाऊंगा। लड़की की सगाई हो संबंध तय हुआ है, उसका शादी होने में समय है, परिवार के लोग बदलने लगे, बिटिया असहज हो जाती है, उसे अटपटा लगता है कि सारे लोग अभी से क्यों बदल गए, अभी मुझे जाने में समय है, तो अपनी माँ से शिकायत करती है। एक ऐसी लड़की का गीत जिसका रिश्ता तय हो गया, शादी में 6-8 महीने बाकी हैं, तो वो अपनी माँ से शिकायत कर रही है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की बिटिया। देखें आप। मैं साझी धूप मुझसे रखते, मुझको भी जलने देते, कच्ची पक्की डगर पे संग संग कुछ दिन चलने देते, डांट डपट और लड़ना झगड़ना लाड़ में ढल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। साझी धूप मुझसे रखते, मुझको भी जलने देते, कच्ची की डगर पे संग संग कुछ दिन चलने देते, डांट डपट और लड़ना झगड़ना लाड़ में ढल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अब। पंक्तियां देखें। पहली शिकायत उसकी माँ से, वो ही दहरी द्वार खिड़कियां तू बदली ना बदली मैं, वो ही दहरी द्वार खिड़कियां तू बदली ना बदली मैं, दिन भर उथल पुथल घर करती तेरी बिटिया पगली मैं, लाड़ चाहती थी मैं कल तक आज लाड़ को सहती हूँ, लाड़ चाहती थी मैं कल तक आज लाड़ को सहती हूँ, अपने आंगन के अपनों में मेहमानों सी रहती हूँ, आते आते कल आएगा आज फिसल गया माँ, सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से। उसका छोटा भाई किस तरह बदला, उसके छोटे भाई का बदलना जो उसने देखा, उसकी माँ को कहती है वो कि पहले कैसा था अब कैसा हो गया है।
छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था। छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था। रक्षा बंधन के दिन तक भी मुझे रुला कर माना था। छोटू का तो मुझसे जैसे जन्म का बैर पुराना था। रक्षा बंधन के दिन तक भी मुझे रुला कर माना था। मेरे हाथों कल उसका मिट्टी का गुल्लक टूट गया। मैं डरती बोली के जाने कैसे हाथ से छूट गया। खूब झगड़ना था उसको, चुपचाप निकल गया माँ। सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। उसकी दादी का बदलना देखें, दादी पहले कैसी थी। मेरे हंसने और गाने पर चिढ़कर कहती थी दादी। मेरे हंसने और गाने पर चिढ़कर कहती थी दादी। ऊंट सरीखी हुई है फिर भी अक्ल अभी तक है आधी। हुआ उसे क्या अब तो मुझको बिटिया बिटिया कहती है। हुआ उसे क्या अब तो मुझको बिटिया रानी कहती है। लाड़ लड़ाती हंसती है पर आंखें भीगी रहती है। धागा जलना है बाकी पर मोम पिघल गया माँ। सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। सब अभी से बदल गया माँ, क्यों। गीत की आखिरी पंक्तियां देखें आप, अपने पिता का बदलना, आखिरी पंक्तियां। पहले पापा बात बात पर हाथ है तंग बताते थे। पहले पापा बात बात पर हाथ है तंग बताते थे। मेरी मांगी चीजें कितने कितने दिन नहीं लाते थे। पहले पापा बात बात पर हाथ है तंग बताते थे। मेरी मांगी चीजें कितने कितने दिन नहीं लाते थे। अनचाहे बिन मांगे चीजें अब तो घर में आती है। लेकिन भैया की फरमाइश पापा से छुप जाती है। भैया को साइकिल दिलवाना फिर से टल गया माँ। सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। सब अभी से बदल गया माँ, क्यों अभी से बदल गया माँ। ऐसी कविता के बाद, गीत के बाद किसे बुलाया जाए, ये बड़ा मुश्किल है। रामकरण जी, आप सोच रहे होंगे मैं पूरे मंच पर उठा नहीं हूं और उसके बाद मैं इनके इतने अच्छे गीत पर उठकर क्यों चला गया। मेरी वही स्थिति होती जो सामने बैठे हुए लोगों की। इतना भावुक गीत, आपको लगेगा कि ये मेरी कहानी चल रही है। इसलिए मैं कभी भी इनके इस गीत पर बैठता नहीं। मंच पर 20 वर्षों से जानते हैं इस बात को। यही प्रशंसा है इनके गीत की कि मैं उस गीत को सुनता नहीं हूं, सुन नहीं पाता। मैं जिस कवि को बुला रहा हूं उसके बारे में क्या कहूं मैं।
मैंने देखा नहीं है फकीरों को, मैंने देखा नहीं है औलियाओं को, लेकिन एक आदमी वो मस्त फकीर है। कहते हैं ना, कमल पानी में रहकर कैसे अलग रह सकता है। बड़ी मार्बल की खाने हैं उनकी, लेकिन आप सोच सके पत्थरों के अंदर से कोई ऐसा कमल खिलता हो जो कविता का जितना कोमल होता हो। एक बड़ा व्यापारी हो जो तौड़ में, ये ऐसे बड़े कलमकार हैं जिनसे हम कुछ सीखना चाहते हैं, जिनसे हम कुछ चाहते हैं। एक कथा सुन लीजिए आपके समापन के कवि के ऊपर। उसके बाद सामान्यतः कवि लोग समापन करते हैं, लेकिन कोई कवियों का कवि बैठा हो। अध्यक्ष सामान्यतः किसी भी महाभारत का जब युधिष्ठिर पांडव सब लोग स्वर्गारोहण के लिए चले गए थे, तो सबसे अंत में युधिष्ठिर को गलना पड़ा था हिमालय में। तो आज के जो अध्यक्ष हैं वो युधिष्ठिर हैं हम सब पांडवों के। जब हम सब लोग गिर पड़ेंगे तब वो युधिष्ठिर रंगमंच में जाते हुए स्वर्गारोहण के लिए यहाँ पर आएंगे। उनका अंतिम काव्य पाठ गद्य में नहीं होगा, वो पद्य में होगा। आज मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन जो हमें दे वो पद्यात्मक दे। तो समापन की जिल्द पर तो आज सर के साइन होंगे, हमारे व्यास जी यहाँ बैठे, न्यायाधिपति बैठे हैं। मैंने सुना है सर, किसी राजा के दरबार में किसी फकीर की सूचना आ गई। आज के पूरे कवि सम्मेलन में कविता से अच्छी बात बोलने जा रहा है विनीत चौहान। जो कुछ मैंने कहा है एक तरफ रख दीजिएगा। ये बड़े लोग हैं, क्यों हैं ये बड़े लोग? इधर रमेश जी क्यों बड़े हैं? तो उसको पता लगा कि इस राज्य में एक ऐसा फकीर है जिसे सोना बनाने की कला आती है। राजा ने कहा सोना बना तो मुझे आना चाहिए, इस फकीर को क्या मतलब इन सब चीजों से, ऐसे फकीर हो क्या मतलब? उसने कहा बुलाओ जरा यहाँ पर। तो गया मंत्री, कहने लगा राजा ने बुलाया। कहने लगा मैं ऐसे नहीं जाता। कहने लगा कमाल कर रहे हो, राजा ने बुलाया। उसको बेड़ियों में जकड़ के ले आए। कहने क्या बात है? कहने सुना है कि तुम्हें सोना बनाने की कला आती है? कहने हाँ आती है। कहने तू क्या करेगा? मैं राजा हूं, मुझे चाहिए सोना बनाने की कला, तो मुझे सिखा दे। उसने कहा तुझे ना सिखाऊंगा। उसने कहा मैं राजा हूं, तुझे सजा भी दे सकता हूं, फांसी भी लटका सकता हूं। कहला भले ही कुछ भी कर दे पर तुझे ना सिखाऊंगा। राजा ने कहा इसे अगले दिन फांसी लटका दो ना, आज की रात कोठरी में डाल दो। आदेश हुआ राजा का, जैसा कि राजा आदेश देते हैं, उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। रात को राजा को लगा यार ये फकीर कल मर जाएगा और ये कला मर जाएगी इसके साथ। तो उसने कैदियों का वेश बनाया और उसी कोठरी में चला गया जहां फकीर लेटा था, आनंद से उसके पैर दबाता रहा। कहला बाबा कल तो मर जाओगे तुम, ये सोना बनाने की कला सिखा दो मुझे। फकीर दयावान था, उसने कहा ये ले सोना बनाने की कला सिखा देता हूं। सुबह वही हुआ जो होना था। राजा सिंहासन पर बैठा था, फकीर सामने बेड़ियों में जकड़ा खड़ा था, उसे फांसी होने वाली थी। राजा ने अहंकार में कहा फकीर तुम्हें बताया तुम कल कह रहे थे मैं तुझे सोना बनाने की कला नहीं सिखाऊंगा, तुझसे वो कला मैंने रात को सीख ली है। फकीर ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। उसने कहा जानता हूं राजा तूने वो कला रात मुझसे मेरी कोठरी में घुसाकर सीख ली है, पर याद रखना हुक्म देके नहीं सीखी है, रात भर पैर दबाएगा तब जाकर तुम वो कला सीखी। ये वही फकीर हैं हम जिनके कदमों को दबाते रहते हैं। क्या पता एक फकीर कब हमें सोना बनाने की कला सिखाते। हम उसी परंपरा में हैं। घाट के पत्थर होश में आओ, सागर खाए किनारों को, वो गुलशन क्या महके जिसका माली खाए बहारों को। ये लिखने वाला कवि यहाँ बैठा है। गंगा का गीत जिसका लाल किले से कई बरसों गूंजा, वो बड़ा सिद्धास्त कवि यहाँ बैठा है। मैंने कहा संगमरमर के फूलों में से संवेदनाओं के फूल इकट्ठे करने वाला कवि यहाँ बैठा है। आधुनिक रसखान बैठा है। जितनी तालियां आपके पास बची हों वो सब उनकी झोली में डालिएगा। आज के महनीय कवि आदरणीय अब्दुल जब्बार जी को मैं सौंपूंगा। जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो। क्या बात है सर? जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो। तितली के पर तलक की हिफाजत किया करो। जीने दो हर बशर को, खुद भी जिया करो। तितली के पर तलक की हिफाजत क्या करो। बिन आदमी के क्या वजूद कायनात का, अरे इंसान हो इंसान से मोहब्बत क्या करो। बिन आदमी के क्या वजूद कायनात का, इंसान हो इंसान से मोहब्बत क्या करो। ये इन्होंने सिखाया है, ये यहाँ तक लाए हम। हर धर्म की इज्जत कर, हर मजहब को मान दे। हर धर्म की इज्जत कर, हर मजहब को मान दे। मुरझाए चेहरे को चमक प्यार की मुस्कान दे। गांधी तो दे ना पाएगा इस दौर में कोई, दे सके तो देश को अच्छा कोई इंसान दे। गांधी तो दे ना पाएगा इस दौर में कोई, दे सके तो देश को अच्छा
कोई इंसान दे। गौरी साहब सुनिएगा कि चांद तो दूर एक भी तारा नहीं होता, चांद तो दूर एक भी तारा नहीं होता, दिन में सूरज तक का गुजारा नहीं होता। चांद तो दूर एक भी तारा नहीं होता, दिन में इसका गुजारा नहीं होता। उस शहर से उजाले कोसों दूर रहते हैं जिस शहर में एकता और भाईचारा नहीं होता। उस शहर से उजाले कोसों दूर रहते हैं जिस शहर में एकता और भाईचारा नहीं होता। ये सब आप लोगों ने सिखाया हम लोगों को, आपको नजर कराओ। देखिएगा छोटी छोटी बातें आपको नजर कराऊं ताकि मैं आपके दिलों तक पहुंचूं। जाला साहब, घायल गुलों की चोट से अपना चमन न हो, घायल गुलों की चोट से अपना चमन न हो, रुस्वा जहां में जीते जी अपना वतन न हो। घायल गुलों की चोट से अपना चमन न हो, रुस्वा जहां में जीते जी अपना वतन। हम गिर भी गए तो उड़ जाएंगे जापान की तरह, हम गिर भी गए तो उड़ जाएंगे जापान की तरह। शर्त यह है कि अपना नैतिक पतन ना हो, शर्त यह है कि अपना नैतिक पतन ना। देखेगा कि राह है मुश्किल में मैंने आपकी रचनाओं को बहुत दलित सुना है देखो, और मैं ये चाहूंगा कि आप भी सुने उसको। राह है मुश्किल में मुसाफिर से बोझ ले लेना, राह है मुश्किल में मुसाफिर से बोझ ले लेना, हो जो तूफान हथेली में जोड़ ले लेना। और मंदिर मस्जिद बनाने से आप बेहतर है किसी गरीब की बेटी को गोद ले लेना। मंदिर मस्जिद बनाने से आप, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। सामाजिक बातें हैं। बेकार वो कश्ती जो किनारा न दे सके, जाना साहब, बेकार वो कश्ती जो किनारा न दे सके, बेकार वो बस्ती जो भाईचारा न दे सके। बेकार वो कश्ती जो किनारा न दे सके, बेकार वो बस्ती जो भाईचारा न दे सके। बेकार जवानी वो जब्बार जहां में, बुढ़ापे में जो माँ बाप को सहारा न दे सके। बेकार जवानी वो जब्बार जहां में, बुढ़ापे में जो माँ बाप को सहारा न सके। और एक छोटा सा शेर बापू के लिए अर्ज कराऊंगी। फना हो गए जालिम जिनसे जग शर्मिंदा है, फना हो गए जालिम जिनसे जग शर्मिंदा है, मोहनदास करमचंद गांधी अब तक जिंदा है। मोहनदास करमचंद गांधी अब तक जिंदा दिखा रही। और किसी को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह का एक माहौल बना हुआ है, इस देश का नौजवान जब तक है, इस देश को कोई मुश्किल आ नहीं सकती। इस गुलशन के हर फूल को बचाने के लिए, इस गुलशन के हर फूल को बचाने के लिए, आजादी के उसूल को बचाने के लिए, वादी कश्मीर की हिफाजत के लिए, रावी गंगा नीर की हिफाजत के लिए, हर नौजवान देश पे कुर्बान रहेगा। हम रहे ना रहेंगे हिंदुस्तान रहेगा, हम रहे ना रहेंगे हिंदुस्तान रहेगा। सबसे बढ़िया रचना सुनाना चाहता हूँ गंगा जी। क्या बात, अद्भुत अद्भुत गीत। बहुत कम जगह सुनाने का मौका मिलता है। आज सब साहब यहाँ विराजमान है। एक बार महाकवि तुलसी बोले अपने सभी शिष्यों से
कि जाओ सारे देश में घूमो, सर्वश्रेष्ठ जल हो वो गुरु पूर्णिमा के रोज लाके आश्रम में पेश करो। सारे शिष्य सारे देश में गए और जब लौटे तो किसी के हाथ में नर्मदा नीर था, किसी के हाथ में शिप्रा का पानी थे, किसी के हाथ में और दूसरा नदियों का पानी था। तो गुरुजी ने पूछा कि आप तो सर्वश्रेष्ठ गंगा जल समझते हैं, तो जमुना जल क्यों लाए हैं, नर्मदा नीर क्यों लाए हैं, शिप्रा का पानी क्यों लाए? तो शिष्यों ने जो जवाब दिया उसको आप मूल्यांकन करिए हमारी संस्कृति से कि गुरुवर आपने सिर्फ पानी मंगाया है इसलिए हम जमुना जल लाए हैं, अगर आप अमृत मंगवाते तो हम गंगा जल लाते। ऐसी किसी की जिंदगी बनी ना बनी हो, लेकिन मेरी गंगा जल ने खूब अच्छी बनी। मुझे देश विदेश में जाने का मौका मिला। उदित नारायण ने फिर गंगा में इसको गाया है, आपको नजर कराऊं। तालियां हो तो बजा देना, नहीं हो तो कोई खास बात नहीं है। इस देश में विनम्रता से ही सब कुछ हो सकता है, दादागिरी से नहीं हो सकता है। उजाले उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में, उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में, धो डाले गुनाहों को मिटा दे मन की आहों को, दिखा दे नेक राहों को, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का, उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में, ये निर्मल नीर गंगा का। वो चांदी सा चमकता है हिमालय इसके आंचल में, ये गुजरे पर्वतों के बीच जैसे बिजली बादल में, ये गुजरे पेड़ की झुरमुट में जैसे नैन काजल में, बजे कल कल की आवाज जैसे घुंघरू पायल में। बहारे हैं बहारों पर हो संध्या जब किनारों पर, जले यूं दीप उधारों पर, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। मिले जिस खेत को ये जल, मिले जिस खेत को ये जल, वो कैसर में ढले सारा, मिले जिस खेत को ये जल, वो कैसर में ढले सारा, उमड़ जाए हरी खेती वो मोती साफले सारा, मवेशी मस्त मन चाहा पिलाए दूध की धारा, और मवेशी मस्त मन चाहा पिलाए दूध की धारा, जहां उड़ता हुआ पंछी भजे हरिओम का नारा, जहां उड़ता हुआ पंछी भजे हरिओम का नारा, भरे हिम्मत किसानों में चमक चांदी सितानों में, बढ़ाए स्वाद खानों में, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। भटक जाता है जब कोई, साहब को बहुत पसंद है सर मुझे भी, भटक जाता है जब कोई कभी जीवन की राहों में, हो पापी गिर गया हो पाप से जग की निगाहों में, लगा ले ये गले उसको उठा ले अपनी बाहों में, लगा ले ये गले उसको उठा ले अपनी बाहों में, संवारे हर जन्म उसका भला अपनी पनाहों में, करे पत्थर को ये पावन, करे पत्थर को ये पावन, करे पतझड़ में भी सावन, थमाए पुण्य का दामन, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। हमारी संस्कृति और देश की पहचान गंगा जल, हमारी संस्कृति और देश की पहचान गंगा जल, रहा सदियों से संतों का यही
गुणगान गंगा जल। मुसीबत में रखे सबका खरा ईमान गंगा जल। सुनो तुलसी के चंदन में बना भगवान गंगा जल। सुनो तुलसी के चंदन में बना भगवान गंगा जल। सबल विश्वास है अपना, हकीकत है नहीं सपना। ये जल क्या मंत्र है अपना, है निर्मल नीर गंगा का। ये निर्मल नीर गंगा का। लगा ले नैन से कोई, लगा ले नैन से कोई तो ज्योति उसकी बढ़ जाए। लगा ले भाल से कोई मुकद्दर उसके बन जाए। लगा ले नैन से कोई तो ज्योति उसकी बढ़ जाए। लगा ले भाल से कोई मुकद्दर उसके बन जाए। हो खाली गोद पी ले ये तो गोदी उसकी भर जाए। हो खाली गोद पी ले ये तो गोदी उसकी भर जाए। मिले बिछड़ा हुआ साथी जो इसके घाट पर जाए। मिले बिछड़ा हुआ साथी जो इसके घाट पर जाए। है आशाओं भरा पानी, है आशाओं भरा पानी, नहीं इसका कोई सानी। करे हम पर मेहरबानी ये निर्मल, क्या बात है, ये निर्मल नीर गंगा का। हमें जीना तो बरसों है। अंतिम बात समाज पर सिंगर साहब, हमें जीना तो बरसों है मगर मरने को एक पल। हमें जीना तो बरसों है मगर मरने को है एक पल। उजाले जिंदगी के आज बन जाए अंधेरे कल। करोड़ों की कमाई छोड़ घर में लाओ गंगा जल। करोड़ों की कमाई छोड़ घर में लाओ गंगा जल। अरे सहारा स्वर्ग में होगा जो मुंह में होगा गंगा जल। सहारा स्वर्ग में होगा जो मुंह में होगा गंगा जल। ये शक्ति देश का दर्पण विदेशी एक आकर्षण। ये मेरे गीत का दर्शन निर्मल नीर गंगा का। ये निर्मल नीर गंगा का। ये निर्मल नीर गंगा। एक बार जोरदार तालियां आ रही है हार जी के लिए। अब विनीत जी को बुलाना चाहता हूं मैं, और ओज के कवि को ओज की भाषा में बुलाना ही चाहिए कायदे से तो, पर मैं ओज का कवि नहीं, मैं अपने स्टाइल से बुलाता हूं विनीत जी को। जिनकी कविता सुन रहा सारा हिंदुस्तान, कविता पढ़ने आ रहे अब विनीत चौहान। बजाओ जमकर ताली, घड़ी ये बने निराली। बजाओ जमकर ताली, घड़ी ये बने निराली। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, दिनेश जी को और जेपी व्यास सर को मैं जब देखता हूँ मुझे लगता है अहंकार विहीन व्यक्ति कैसा हो सकता है इतने बड़े पद पर बैठने के बाद। तो आप दोनों को देख लीजिए, एक सहज शिशुवत व्यक्ति। हमारे यहाँ एक पार्षद का चुनाव जीत जाए तो कॉलर से कलफ नहीं हटता है हमारा 6 दिन तक, अकड़ में घूमते आज हमने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया। इतने बड़े पद पर रहने के बाद जिस सहजता के साथ दो व्यक्तित्व बैठे हैं, जुडिशियरी का इतना बड़ा व्यक्ति जहां एकदम प्रोटोकॉल लागू हो जाता हो और वो अश्रुपूरित हो जाए किसी कविता के ऊपर, यह हिंदी कविता का बड़ी सफलता है। हम उतने बड़े लोगों को इतनी देर तक बैठा पाए, लगभग 2-2.5 बजे से हम बैठे हैं, 4 घंटे हो गए। कुछ तो हिंदी कविता के पास बचा होगा। एक बार मां हिंदी के लिए आपकी तालियां होनी चाहिए। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। वीररस को मुट्ठियां कस दो, गालियां बक दो, पुलिस सिस्टम पर बस वीररस मान लिया गया। माफ करें साहब, आक्रोश की भाषा हो सकती है, शौर्य की भाषा नहीं है, उत्साह की भाषा नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत इनके श्री चरणों में सीखा है, तो मैं वीर रस की परिभाषा की सीमा में रहकर अपना काव्यपाठ कर रहा हूं और इसी सीमा में समाप्त भी कर दूंगा। जिस शीर्षक से है गांधी जी का ये तस्वीर वहां है, मुझे ठीक ठीक याद नहीं पंक्ति किसकी है, शायद जमुना प्रसाद उपाध्याय जी की है। गांधी तुम्हारा नाम अभी तक मिटा नहीं, वो त्याग का स्तंभ। 75 साल के इतिहास पर विनीत चौहान ये रेखांकित कर रहा है 2 पंक्तियां उधार लेते हुए। गांधी तुम्हारा नाम अभी तक मिटा नहीं, वो त्याग का स्तंभ अभी तक हिला नहीं, और गांधी के चरण चिन्ह सुरक्षित है आज तक।
लगता है कोई उन पर अभी तक चला नहीं। गांधी के चरण चिन्ह सुरक्षित हैं आज तक, लगता है कोई उन पर अभी तक चला नहीं। मैं हिंदुस्तान की धरती का शौर्य गा रहा हूं, बिल्कुल ताजा पंक्ति हैं, कुछ कुछ कविता जैसा हो गया तो मुझे मन दीजिएगा कि मैं ऐसा और लिख सकूं। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। भाषा देके कविता के पार की लोग कॉपियां चेक करें। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, दुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिनमान नहीं रखती, और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध ल जाए, भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। संजय भैया, इसकी अंतिम लाइन पर मैं आपका ध्यान चाहता हूं, केवल एक लाइन इसमें कविता की आ गई है लोकेश भैया, 3 पंक्ति भर्ती की हैं। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने। अंतिम लाइन पर मुझे आपका मन भर के आशीष चाहिए, मैंने कविता जैसा कुछ कह दिया हो तो। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे, बढ़ चले मृत्यु के परवाने। जीने की है परवाह किसे, हम जीवन जीने की खातिर मृत्यु की प्यास लिए बैठे। हम जीवन जीने की खातिर मृत्यु की प्यास लिए बैठे, हम जीवन जीने की खातिर मृत्यु की प्यास लिए बैठे। हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें। क्या है भारतीय शौर्य? हम समय के वक्ष में जिस पल कहो कंपन करा दें, खोल कर त्रिनेत्र से महादेव से गर्जन करा दें। राष्ट्र की यमुना में असमय कालिया यदि आ गया तो कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दें। कृष्ण का आह्वान कर जिस पल कहो मर्दन करा दें। हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं। अंतिम मुक्ता सुने, फिर एक कविता कह के विदा लेता हूं। हम नए युग का यहां निर्माण, नया भारत बोल रहा है इस समय, हम नए युग का यहां निर्माण करने चल पड़े हैं। राष्ट्र भक्तों का खुला आह्वान करने चल पड़े हैं। और जयद्रथो छिप लो मगर है अंत निश्चित ही तुम्हारा, पार्थ फिर गांडीव ले संधान करने चल पड़े हैं। पार्थ फिर गांडीव ले संधान करने चल पड़े हैं। पार्थ फिर गांडीव ले। एक रचना मैंने पढ़ी नहीं है, सामान्यतः मंचों पर पढ़ता भी नहीं हूं, क्योंकि नरेश भैया बैठे हैं, हम मंचों पर वो कविताएं पढ़ते हैं जिस पर तालियां ज्यादा बजती हैं। लेकिन कभी कभी जब अच्छे श्रोता मिल जाते हैं तो तहखाने में से कुछ अच्छा माल निकाल लाते हैं। तो आज कोशिश कर रहे हैं कि जैसा भाई ने कहा कि हम सुनारों की बस्ती में हैं, तो आज लोहा क्यों बेचें, आज उस सोने की कंगन बेच देते हैं आप लोगों के सामने। एक कविता सुन लीजिएगा। मैंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है, वैसे तो मैं MSc केमिस्ट्री से हूँ, रसायन विज्ञान मेरा विषय रहा है, हिंदी मैंने पढ़ी नहीं है कभी भी। जितना कुछ आप लोगों से सीखा है बस उतनी ही हिंदी मुझे आती। इतिहास पढ़ा है मैंने पूरे विश्व का, भारत का। एक घटना है उदयपुर की, एक सच्ची घटना पर आधारित मैं एक कविता आपको सुना रहा हूं। राणा उदय सिंह का, अमर सिंह का शासन था। उनके यहाँ उदयपुर में 2 सेनापति थे, एक चूड़ावत और एक शक्तावत। चूड़ावत हमेशा आगे हरावल दस्ते में लड़ते थे। अब हरावल दस्ता क्या होता है राजस्थान में मैं नहीं बताऊंगा, बाहर जाता तो बताता कि जो आगे होता है उसे हरावल दस्ता कहते हैं। चूड़ावत हमेशा हरावल दस्ते में लड़ते थे। शक्तावतों को लगा कि यार ये काम जो गौरव का है ये तो हमें मिलना चाहिए। वो राणा के पास गए, कहले सर हम लड़ना चाहते हैं। राणा जानते थे कि चूड़ावत मानेंगे नहीं, तो उन्होंने उनके सामने एक छोटी शर्त रख दी कि सामने किला है उनठाला में, आप दोनों अपनी अपनी टुकड़ी लेके जाओ, जो भी इसमें पहले प्रवेश कर जाएगा उसे हरावल दस्ते का अधिकार मिलेगा। राणा को सपने में उम्मीद नहीं थी कि कल जो युद्ध होगा वो विश्व के इतिहास का अनुपम युद्ध होगा। मैंने इस पर कविता लिखी है, मैंने इससे बड़ी शौर्य की कहानी सुनी नहीं है। आपने सुनी हो तो मुझे बताइएगा, मैं अगली बार उस पर कविता लिखूंगा। बस मैं कविता शुरू कर रहा हूं और युद्ध की कविता को देखिए, 3-4 मिनट की कविता है कोई। क्या है राजस्थान? सर दिनेश सर हम जब बाहर जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं क्या राजस्थान से आए हो, पानी वानी तो है नहीं, रेतीले टीलों से चले आए। बड़े मुंबई वाले दिल्ली वाले में चढ़ाते हैं। बस मैंने वहां से राजस्थान की भूमिका दी है और मुझे शुरू कर दीजिएगा आप। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं। मैंने अपने जीवन में 2 या 3 ही कविताएं लिखी हैं, बाकी सब ताली का खेल है। उनमें एक कविता ये है, ऐसा मुझे लगता है, मुझे भ्रम है, मैंने कुछ कविता लिख दी है कि जहां शीश ले, क्या राजस्थान, जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। मन मिले मुझे आपका, मैं कविता कह रहा हूं। जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं। राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी, थोड़ा मन दे मुझे, मैं कविता मुझे लगना चाहिए कि जीवंत है आप लोग। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। जहां
जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं, जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। राणा पुत्र अमर सिंह भीम मेवाड़ वंश गौरव थे, चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देखकर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम, यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया, बोला श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। जरा शब्द देखें आप, मैं क्या बोल रहा हूं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का यह क्रम रोका जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, वो जानते थे कि चूड़ावत मानेंगे नहीं। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, चूड़ावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग फंडोले, बोले श्रीमन आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है, क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है। आप कहें तो बैरी दल से धरा पाट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है, भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है, भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है। क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर फुफकार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर फुफकार रहा था। दोनों राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे, विवस्ते खातिर दिल पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उंठा लाका किला मुगल सब सैनिक कब्जाए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं। जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था, खुद के लिए नहीं लड़ना था। ये तो पता था कल मृत्यु हो जाएगी। अब क्या, मैं ध्यान चाहूंगा आपका इस एक शब्द पर। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, जो सोचता है वो रात में दिखता है। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर हुई रणभेरी गूंजी और दुंधवी बोली, मेवाड़ी सुख चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, मैं ध्यान चाहूंगा इस लाइन के ऊपर। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना, मैंने कविता कह दी है सर, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे, कौन मरेगा प्रथम उसे जिद पर अड़े हुए थे, कौन मरेगा उसे प्रथम इस जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, मैं क्लाइमैक्स पढ़ रहा हूं कविता का। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, पहले किसको वरु इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी, पहले किसको वरु इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। दोनों योद्धा एक एक कर अरिदल काट रहे थे, दोनों योद्धा दुश्मन से यो भूतल बांट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, मेरे रोंगटे खड़े से मैं कविता पढ़ रहा हूं। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया, कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत को, शुक्रिया, कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अनर्थ कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बर्छी धर दूं। बालू बोला वीर व्यर्थ मत नाहक समय गवाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुका हो। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था, मैं रोमांचित हूं इस कविता को अंश को पढ़ते समय। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था, बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था, बालू सिंह ने भी कीलों पर सीना अड़ा दिया था। हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रलयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गज ने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गज ने स्वयं उतारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गज ने स्वयं उतारी। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था, हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था। बालू सिंह भी इधर रक्त के धारे बहा चुका था। अब सीन यह है कि बालू सिंह का हाथी एंट्री ले रहा है, गेट टूट चुका है। उधर जैत सिंह क्या कर रहा है,
उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था। अंतिम दृश्य है, ये एंट्री ले रहा है, उसको एंट्री लेनी है। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों चढ़ के कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। वो कंगूरे से कूदने ही वाला था कि गोली लग गई, वो नीचे गिर गया। सारे सपने बिखर गए जैत सिंह के। अब पीढ़ियों में ये दिन नहीं आएगा। लेकिन वीर वो नहीं है जो प्राण के साथ अपनी आशाएं छोड़ दे। वीर वो है जो प्राण समाप्ति तक अपनी आशाएं जिंदा रखे। बस इस दृश्य को आप ध्यान रखिएगा। उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में पहले बालू कदम धरेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है। शीश के 2-3 अर्थ देखें सर, कलम के 2-3 अर्थ देखें। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। तो लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में। मुझे एक हाथ इस बार हवा में लहराता नजर आ जाए। बालू सिंह के बाद ये कैसे एंट्री लेता है? लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निज शीश काट देने में। उन ठाला का किला जब ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। काल ठिठक कर रुका, काल ठिठक कर रुका, स्वयं ये उसको दृश्य नया था। काल ठिठक का अंतिम लाइन मुझे विदा कीजिएगा। काल ठिठक कर रुका, स्वयं ये उसको दृश्य नया था। किसको लिखूं महान, सोच में पड़ इतिहास गया था। किसको लिखूं महान, सोच में पड़ इतिहास गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ये आपका अतिरिक्त, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा सर, कई बार घर में चाचा ताऊ छोटे बच्चों को कंधों पर बैठा लेते हैं और कहते हैं देख बेटा तू बड़ा हो गया है। वही कार्य आप जैसे बड़े लोग कर रहे हैं, दिनेश सर कर रहे हैं, मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है। ये कवि सम्मेलन अब वहां आ चला है जहां मैंने दोनों पृष्ठों की जिल्द बनानी है। मैंने कहा पहले पृष्ठ की जिल्द पर दिनेश भाई के साइन हुए हैं, इस पर साइन हमारे न्यायमूर्ति सर के होंगे। उनसे बढ़िया व्यक्तित्व आज हमें, जैसे मैंने शुरू में कहा, जब वो माल्यार्पण कर रहे थे, पुष्पांजलि दे रहे थे, उस समय वो वेद मंत्रों के आख्यान दे रहे थे। हमें खुद भी नहीं आते और हमारा मुख्य अतिथि अध्यक्ष ऐसा हो तो आज की सभा धन्य है। आज की सभा में कुछ भी अच्छा बन पड़ा हो, इन महनीय लोगों को, इन कवियों को धन्यवाद दीजिएगा। कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई हो उसे मेरे खाते में दर्ज कर दीजिएगा। ये सारथी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसको ठीक ठीक चला रहा होता। मैं श्रद्धेय न्यायमूर्ति व्यास जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं उनके विषय में कुछ कहूँ इससे बेहतर है कि आपकी तालियां उन्हें यहाँ तक बुला करके लाएं। इतना बड़ा व्यक्तित्व, कवि हृदय है, हमारे लिए बड़ी बात है। इतना बड़ा व्यक्ति है, वो अपने पद से हो सकते हैं लेकिन वो कविता का बड़ा हृदय रखते हैं, इसलिए हमारे लिए वो और बड़े हो जाते हैं। इस और बड़े व्यक्तित्व को मैं पूरे मान सम्मान के साथ गद्य में नहीं पद्य में आमंत्रण दे रहा हूं कि वे पद्य की कविताओं को लेकर के अपना आशीर्वाद दें। मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। 25 वर्ष तक तो मैं अधिवक्ता रहा, 13 वर्ष तक मैं हाईकोर्ट का जज रहा और उससे पहले संस्कृति से जुड़ा हुआ था। आकाशवाणी जयपुर में 1 वर्ष की उम्र से आ रहा हूँ। 1 वर्ष की मेरी माता जी लोक गायिका थी फतेह कुमारी व्यास, जो डायरेक्ट लाइव प्रोग्राम में कर रहा वो थी और हमारा एक सर्वेंट होता था, उसकी गोदी में रहता था। लेकिन मेरे 38 वर्षों के जीवन में युवावस्था से लेकर भी मैंने आज जैसा कवि सम्मेलन नहीं देखा। मैंने हरिओम सुना, मैंने सभी लोगों से, कवि जो थे उन लोगों को सुना है मैंने, लेकिन सभी कवियों का जो ध्येय, मुख्य ध्येय होता था देश के प्रति तो होता ही था, लेकिन इतना नहीं होता था, इतना होता था कि शायद श्रोता क्या सुनना चाहता उसमें। लेकिन आज जो बात कही गई है वो देश क्या चाहता है, देश के लिए क्या है, देशभक्ति क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, हमारे सैनिक क्या चाहते हैं, हमारे सब लोग क्या चाहते हैं, ये सारी बातें उन्होंने मुझे पद्य में बोलने का आपने कहा। लेकिन मुझे बैठे बैठे एक बात याद आई कि जब मैं छोटा था, मैं भी स्कूल में कुछ लिखा करता था, तो 2-3 कविताएं मुझे छोटी छोटी याद आई, जिसके सारे स्टेंजा याद नहीं है,
तो मैं क्लास में, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। हमारे गुरुजी थे धनंजय जी वर्मा, एक अपने ज़माने के मारवाड़ी के बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे पूछा एक दिन कि आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ, इस देश का क्या हुआ, उस वक्त की जो घटनाएँ थी। तो उन्होंने मारवाड़ी में पूछा, वो कविता हमें सुनाई कि मारी घराड़ी मैंने पूछो कि आज़ादी मिलिया पछे काई हुई हो, कि आज़ादी मिलिया पछे काई हुई हो। तो उन्होंने जवाब दिया, आज़ादी मिलिया पछे न मैं पांगरी न तू पांगरी, आज़ादी मिलिया पछे न मैं पांगरी न तू पांगरी, मैं होगी फोफड़ी हो तू होगी सांगरी। तो ये बात उन्होंने मारवाड़ी में हमें सुनाई। कभी कभी हमें मौका मिलता था कि आप भी कुछ लिखो, तो मैंने भी, हालांकि आपको बता दूं मैंने 100 कविताएं लिख दी हैं, लेकिन बोलने का, कवि के सामने वो बोलने का, कल भी मैंने आपको एक कविता भेजी थी, लेकिन वो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं जिस दिन रिटायर हुआ उससे पहले मैंने एक, जब सब जजेस बैठे थे 9 जुलाई 2018 को, उस दिन मैंने एक छोटी सी कविता लिखी। मेरी इच्छा क्या है इस जीवन में, क्या आगे मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करूँ। एक छोटी सी कविता, हालांकि ये साहित्यिक लोग बैठे इनके बराबर तो कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि जहाँ फांसी की सजाएं देने के हुक्म किए हमने, वहाँ ये निर्मलता और पवित्रता की बातें करना वो तो खैर कम हो जाता। लेकिन मेरी अभिलाषा क्या थी जो मैंने उस दिन सुनाई थी, वो आपको बताता हूँ। मेरी अभिलाषा, करूँ कुछ ऐसा कि आंखों की रोशनी बन जाऊँ, करूँ कुछ ऐसा कि आंखों की रोशनी बन जाऊँ, दुनिया के लोगों की खुशियों की आस बन जाऊँ, दुनिया के लोगों की खुशियों की आस बन जाऊँ, मेहनत करने वाले इंसान की रोटी बन जाऊँ, मेहनत करने वाले इंसान की रोटी बन जाऊँ, खेत में हल जोतने वाले किसान का पसीना बन जाऊँ, खेत में हल जोतने वाले किसान का पसीना बन जाऊँ, बच्चों के लिए मजदूरी करे उस माँ का सपना बन जाऊँ, बच्चों के लिए जो मजदूरी करे उस माँ का सपना बन जाऊँ, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों का आहार बन जाऊं, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों का आहार बन जाऊं, मेहनत करने वाले अधिवक्ता की किताब बन जाऊं, मेहनत करने वाले अधिवक्ता की किताब बन जाऊं, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पंख बन जाऊं, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पंख बन जाऊं, आपस में लड़ने वाले के दिल की शांति बन जाऊं, आपस में लड़ने वाले के लालों के दिल की शांति बन जाऊं, माता पिता के आशाओं का किरदार बन जाऊं, माता पिता के आशाओं का किरदार बन जाऊं, खिलौने के लिए रोने वाले बच्चे का खिलौना बन जाऊं, सर्दी में ठिठुरने वाले गरीब की रजाई बन जाऊं, सर्दी में ठिठुरने वाले गरीब की रजाई बन जाऊं, प्यासे के गले उतरने वाले पानी के लिए पानी की घूंट बन जाऊं, देश के लिए घायल हर सैनिक का मरहम बन जाऊं, देश के लिए घायल हर सैनिक का मरहम बन जाऊं, सेहत पर रहने वाले हर जवान का सुकून बन जाऊं, भूख से रोने वाले गरीब के बच्चों का दूध बन जाऊं, हर मेहनत इंसान का आशा का फल बन जाऊं, प्रेम और खुशी से जीने वाले का आलिंगन बन जाऊं, मेरे बूढ़े बूढ़े दिव्यांगों के जीवन का सहारा बन जाऊं, आशीर्वाद देने वाले फरिश्तों की भक्ति बन जाऊं, देश पर आने वाली हर विपदा की ढाल बन जाऊं, छोड़ूं दुनिया तो लोगों के आंसू बन जाऊं, छोड़ूं दुनिया तो लोगों के आंसू बन जाऊं, मेरे लिए जलने वाले दिए की लौ बन जाऊं, मंदिर में कोरोना को खत्म करने वाले प्रार्थना। सर कमाल कमाल, वाह वाह वाह, आप जैसा सर बैठिए आप। मैं क्या कहूँ, सर ने पता नहीं कैसे कह दिया कि ऐसा क्वेश्चन देखा, लेकिन मैंने तो अपने 32 वर्ष में ऐसा समापन नहीं देखा जैसा आज सर को मैंने सुना है। इसे कहते हैं कि डीएनए में संगीत कैसे यात्रा करता है, कविता कैसे यात्रा करती है, अद्भुत। एक बार जोरदार और तालियां बजा दिए। ऐसा अध्यक्षीय उद्बोधन हमारे 30 साल की कार्य यात्रा में मैंने देखा नहीं। अब जैसे कहते हैं बहुत अच्छा भोजन आपने कर लिया हो तो अंत में इलायची जरूर दी जाती है ताकि मुख शुद्धि के लिए आप जब घर तक जाएं वो महकते हुए चले जाएं। और वो मुख शुद्धि यदि किसी संत प्रवर के, जैसे मैंने शुरू कहा, अहंकार विहीन व्यक्तित्व के हाथ से मिल जाए तो प्रसाद बन जाता है। आइए उस प्रसाद को प्रस्तुत करने के लिए, आपको वितरित करने के लिए दिनेश यादव जी हमारे डीसी सर यहाँ बैठे हैं और वो मेरे अलवर से हैं, इसलिए मुझे अतिरिक्त उन पर गर्व है, गुमान है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ और अलवर होने के नाते आप थोड़ी सी ब्याज वाली तालियां बजा दीजिए, मुझे उनके शहर में रहना होता है। जोरदार तालियां। अंतिम उद्बोधन आदरणीय दिनेश सर का। आज वास्तव में
जैसा जज साहब ने अपने काव्य पाठ से पहले अपने उद्बोधन में फरमाया, इतना अच्छा, क्योंकि मैं तो बहुत कम समय आपके मध्य रह करके सुन पाया, पर जैसा हमारे यहाँ कहते हैं कि भी एक चावल के दाने से हम अंदाज लगा लेते हैं कि भी ओवरऑल कितने अच्छे चावल गले हैं, तो वही बात है। इतना अच्छा काव्य पाठ साहब सब लोगों ने किया, निश्चित रूप से इतना अच्छा काव्य पाठ बहुत कम, क्योंकि मन से आप सब लोगों ने आज काव्य पाठ किया है। इसके लिए मैं सबकी ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से, हमारे संस्थान की ओर से, आकाशवाणी की ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से भी श्रोता के रूप में आप सभी का, सभी कविजनों का, जज साहब का और जो भी उपस्थितियां हैं उन सब का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज आप सब लोगों ने अपना समय निकाला, विशेष तौर पे हमारे कवियों का और कवि के रूप में ही हमारे जज साहब का भी, कि इतने अच्छे काव्य पाठ के लिए आप सब लोगों ने अपना समय निकाला और हम सब लोगों को अपने, और निश्चित रूप से रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपने इतना अच्छा जो काव्य पाठ किया है उससे और श्रोता भी लाभ उठाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस कार्य संध्या के लिए। और मैं विनीत चौहान मंच छोड़ने की अनुमति चाहता हूं, फिर दोबारा आपसे कभी ऐसे अवसर पर मुलाकात होगी।